शिरीन ने तुरंत अपनी कुर्सी को पीछे की ओर गिरा दिया और वो प्रकाश की किरण दरवाजे को चीरती हुई उसके पीछे वाले कमरे में प्रवेश कर गई और उसी दिशा की ओर वो चमक गायब हो गई। जिस आराम कुर्सी पर शिरीन बैठी हुई थी उस कुर्सी की पूरी छत हवा में फेंक दी गई। सब कुछ इतनी ज्यादा तेजी से हुआ कि केवल पहरेदार ही इस घटना पर प्रतिक्रिया दे सके। वो सभी जोर से चिल्लाए, हत्यारा! यहाँ एक हत्यारा है! मालकिन की रक्षा करो जल्दी! सभी शाही अंगरक्षक युद्ध कला से परिचित ही नहीं बल्कि उसमें निपुण भी थे, लेकिन इस अचानक हुए हमले से वो घबरा गए थे। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके वो आराम कुर्सी को उठा लिया और वो वहां से भाग जाने में कामयाब रहे। इन सब चीजों ने बाहर का माहौल काफी अराजक कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि हत्यारे अपने हमले को रोकना नहीं चाहते थे। वो शिरीन की जान के प्यासे हो रखे थे। हत्यारों ने तो शिरीन पर अदृश्य हो चुके हत्यारों से भी हमला किया था। सौभाग्य से पहरेदार युद्ध कला में काफी कुशल थे और छिपे हुए हथियारों से शिरीन को बचाने में सक्षम भी थे। हालांकि कई उग्र हमलों के कारण पहरेदार अपनी नियोजित की गई आपातकालीन दिनचर्या का पालन नहीं कर सके। वो शुरू में शाही अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो अब एक आगे से बंद सड़क पर चले गए और वो वहां बुरी तरह से फंस गए थे। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि महल के अंदर भी हत्यारे घूम रहे हैं। दृढ़ पत्थर कंगन काफी आश्चर्यचकित था। शिरीन ने कुर्सी के एक कोने को कसकर पकड़ रखा था। वो थोड़ा घबराई हुई थी और हैरान भी दिख रही थी, लेकिन उसने शांति से दृढ़ पत्थर कंगन को जवाब दिया, ये भी एक किस्म का परीक्षण ही है। दृढ़ पत्थर कंगन चुप रहा क्योंकि वो हैरान था। अब हम आगे क्या करें? पहरेदारों ने परेशान होकर एक दूसरे से पूछा। घबराओ मत, जो कुछ तुम हर बार करते हो ऐसी स्थिति में इस बार भी वही करो, शिरीन ने शांति से उत्तर दिया। एक हत्यारे ने दीवार से नीचे छलांग लगाई और पालकी की कुर्सी की ओर जिस पर शिरीन बैठी थी उस पर अपनी तलवार से इशारा किया। तलवार चमक रही थी और उस तलवार की धार पर कुछ नीले रंग की चीज लगी हुई थी। शिरीन को शक था कि किसी प्रकार का जहर तलवार की धार पर वो लगा कर आया था और वो व्यक्ति जिस पर भी हमला करेगा वो तुरंत उसी समय मारा जाएगा। वहां खड़े सब लोग चौंक गए थे और घबरा गए थे। कुछ हंगामे के बाद तलवार ने आखिरकार शिरीन की बाह को हल्का सा काट दिया और उसकी आस्तीन फट गई। वो घायल हो गई थी और उसके घाव से खून निकल रहा था और वो खून नीले रंग का था। उसे जहर दे दिया गया था। हत्यारे की तलवार जिसने उस पर वार किया था वो पालकी की कुर्सी के नीचे फंस गई थी और शिरीन ने जल्दी से हत्यारे का दिल छेदने की कोशिश करने के लिए अपना छोटा चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। हालांकि हत्यारा उसके हमले से बचने में सफल रहा और आखिर में उसने पालकी की कुर्सी में फंसी अपनी तलवार भी निकाल ली। उस हत्यारे ने फिर से अपनी तलवार से शिरीन की ओर इशारा किया और हमला जारी रखा। वो पालकी की कुर्सी शिरीन को बचाने के लिए एक बहुत छोटी जगह थी, इसीलिए उसने कुर्सी से उतरने का फैसला किया। उस समय तक 10 से अधिक हत्यारे उस पर हमला करने की फिराक में थे। हालांकि पहरेदार केवल 4 ही थे और उनमें से 2 पहले से ही मर चुके थे और बाकी बचे 2 अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें अच्छे से पता था कि वो शिरीन को नहीं बचा पाएंगे। जैसे ही उन्हें इस चीज का आभास हुआ तो उनमें से एक पहरेदार ने पालकी की कुर्सी के ऊपर से छलांग लगाई और तुरंत ही वो चिल्लाया, मोहतरमा शिरीन, बाईं ओर से भाग जाइए, आपकी मदद के लिए वहां शाही सेना के सदस्य खड़े होंगे। शिरीन जल्दी से उक्त दिशा में भाग गई और हत्यारे उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन दोनों पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। फिर भी उनमें से एक हत्यारा भागने में सफल रहा और शिरीन का पीछा करने लगा। वो सभी एक दूसरे के खिलाफ जोरदार शोर कर रहे थे और कुछ देर के बाद वहां हथियारों के टकराव की आवाज आने लगी और उन आवाजों के साथ वहां अराजकता फैल गई। कुछ लोग महल की छत के ऊपर खड़े होकर लड़ाई के दृश्य को देख रहे थे। कुछ जोड़ी आंखें शिरीन को देख रही थी और ध्यान से उसकी हर एक हरकत को देख रही थी। उनमें से एक ने अपना सर हिलाया और कहा, ये देखते हुए कि वो इतने महत्वपूर्ण क्षण में है, वहां उसकी जान भी जा सकती है। इस लड़की की युद्ध कला बहुत ही ज्यादा घटिया है। उसकी चाल के आधार पर उसकी आत्मा की शक्ति केवल 2 स्तर के आसपास होगी और यह आत्मीय शक्ति हिम्मत सिंह से बेहतर तो दूर उसके आसपास भी नहीं है ना? एक अन्य व्यक्ति ने कहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिम्मत सिंह को मारना इस लड़की के लिए असंभव है। ये किसी भी तरफ से हत्यारी नहीं लगती है। मेरे महाराज, मुझे लगता है ये लड़की बिल्कुल निर्दोष है।
तीसरे व्यक्ति ने अपना फैसला सुना दिया। पीली पोशाक पहने एक व्यक्ति 3 लोगों से घिरा हुआ था और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट थे। उसने सर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता ये लड़की कोई हत्यारी है। उसने पलटकर शाही सेना के प्रमुख सेनापति से पूछा, क्या आपके द्वारा भेजे गए लोग विश्वसनीय है ना? ये सुनिश्चित कीजिएगा कि वजीर की छोटी बेटी को कोई चोट ना पहुंचे। मुख्य सेनापति ने नीचे झुकते हुए कहा, महामहिम, वो सभी बहुत विश्वसनीय लोग हैं। वो उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, भले ही वो सभी जितने मर्जी घातक क्यों ना दिखते हों। उस हत्यारे ने केवल उसकी त्वचा को धीरे से काटा था, बिल्कुल हल्के से, और वो दवा जहरीली भी नहीं थी, बल्कि वो एक अतिरंजित दवा है। सम्राट ने अपना सर घुमाया और नीले बागे में खड़े आदमी से पूछा, स्वामी गोवर्धन सिंह जी, क्या ये दवा केवल उन्हीं लोगों के लिए हानिकारक है जो आत्माओं द्वारा वश में कर लिए गए हैं? स्वामी गोवर्धन सिंह जी ने अपने शरीर को थोड़ा सा झुका लिया और कहा, चिंता मत करें महामहिम, ये दवा ने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई और शिरीन को भी कोई चोट नहीं पहुंचेगी अगर वो सिर्फ एक साधारण महिला है। स्वामी गोवर्धन सिंह जी खासी कबीले के संरक्षक और साथ ही वो श्रवण सिंह के खगोली चाचा भी थे। उसके पास काफी उत्कृष्ट आत्मा की शक्ति थी और वो भूत प्रेतों के विशेषज्ञ थे। इसी कारणवश वो भूत प्रेतों की दुनिया को अच्छी तरह से जानते थे। जब श्रवण सिंह के संरक्षक को उसके पत्र द्वारा ये सारी खबर मिली तो उन्होंने उस मामले को बहुत खतरनाक पाया और उस संरक्षक ने स्वामी गोवर्धन सिंह को सूचित करना उचित समझा। स्वामी जी को भी वो कहानी सुन के संदेह हुआ कि शिरीन के शरीर पर एक विशेष बुरी आत्मा का वश था। स्वामी गोवर्धन सिंह जी को बुरी आत्माओं से बहुत ज्यादा नफरत थी और उन्होंने कभी भी ऐसे शैतानों का सामना नहीं किया था जो उनसे बचकर स्वतंत्र रूप से भागने में कामयाब हो जाएं। इसीलिए वो अपनी आंखों से पता लगाना चाहते थे कि शिरीन के साथ क्या गड़बड़ है। वो भूत भगाने की दवा खास उनके ताबीज में से निकली थी और अगर किसी के भी शरीर पर बुरी आत्मा का प्रवास होता था तो उनका शरीर मूर्ति की तरह सख्त हो जाता था और आखिरकार उन्हें लकवा मार जाता था। सम्राट शिरीन को देख रहे थे जो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। हालांकि उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, लेकिन वो काफी चुस्त थी। महामहिम ने राहत की सांस ली और कहा, अब हम देख सकते हैं कि वो सिर्फ शिरीन है और उसमें कोई भी बुरी आत्मा नहीं है। क्यों, है ना स्वामी जी? स्वामी गोवर्धन सिंह जी ने शिरीन को देखा और कहा, ये काफी गंभीर मामला है महाराज, कृपया करके अपना धैर्य बनाए रखें मेरे महाराज। आइए देखते हैं कि वो बाद में बनने वाले शीशे की जेल में कैसी प्रतिक्रिया देती है। गली का अंत एक ऊंची दीवार थी जिसमें एक दरवाजा था जो थोड़ा खुला हुआ था। शिरीन काफी जल्दी में थी और उस कमरे की बनावट उसे काफी अजीब लग रही थी क्योंकि उस पर अजीब नक्काशियों के साथ पीले कपड़ों की कई परतें थी। वहां एक संस्कृत लिपि में लिखी गई नक्काशी भी थी। कमरे के केंद्र में हरे रंग की धातु का एक बड़ा टुकड़ा था जिस पर एक हीरा भी रखा गया था। अचानक बाहर से तेज आवाजें सुनाई देने लगी। शाही सेना आ गई थी। वो जोर जोर से नारे लगा रही थी और हथियारों से लड़ रही थी। उस कमरे में प्रवेश करने के बाद से किसी ने भी शिरीन का पीछा नहीं किया था। वो जल्दी से पीले कपड़ों की परतों में छिप गई और हरे रंग की धातु की ओर बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को स्थिर कर पाती, वो कमरा कांपने लग पड़ा और जमीन में से 9 खंबे उठ खड़े हो गए। लग तो रहा था कि शिरीन भयभीत हो चुकी थी और उसने बाईं से दाईं ओर उत्सुकता से देखा। खंबों के जमीन से उठने के बाद वो ज्यादा कुछ करती नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने उन खंबों को छूना चाहा। उसने जिज्ञासु होने का नाटक किया, लेकिन वो अपने दिल में व्यंग कर रही थी। उसने ऐसी जेलों को पहले भी देखा था और ऐसी जेलों को आमतौर पर भूत भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो अब इस बात को महसूस कर पा रही थी कि सम्राट को उसके हत्यारे होने पर संदेह हो चुका था और वो उसका परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था। ये तरीका भूत भगाने के लिए आसान था, लेकिन वो कोई भूत प्रेत तो थी नहीं। वो काफी सारी महाशक्तियों की मालकिन थी। इसके अलावा मूल शिरीन की सारी शिकायतें चली गई थी और अब वो पूरी तरह से उस शरीर की मालकिन थी। इसी कारणवश वो उस जेल में प्रवेश करने के बाद भी सुरक्षित रहेगी। मालकिन, सौभाग्य से आपने पुरानी मालकिन का बदला ले लिया था। अगर वो अभी भी दुखी होती तो आप इस शीशे की विशेष जेल में फंसी रह जाती और यहाँ अपनी जान भी गंवा देती। ये सारे इंसान इतने नकली क्यों हैं? उन्होंने आपके सामने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन आपके पीठ पीछे कोशिश कर रहे थे कि आपकी सच्चाई का पता लगा सकें, और ऐसा करने के लिए इन्होंने आपकी जान भी खतरे में डाली और तो और आपको चकमा देने की कोशिश भी की। दृढ़ पत्थर कंगन ने
लंबी आह भरी। ये मंच है तजुर्बे का मंच। इस सीजन आए सिंगर्स को हुए कई नए। सच में ये दुनिया दोगलों से भरी हुई है। ये काफी परेशान कर देने वाली चीज है। शिरीन व्यंग करते हुए बोली और मुस्कुराई। उसने फिर से उन खंभों को देखा और कहा, ये खंभे काफी मूल्यवान दिख रहे हैं। अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाएं तो मेरे दुश्मनों को काफी दुख होना चाहिए। उनके पूरे शरीर में चारों ओर दर्द ही दर्द होगा अगर ये क्षतिग्रस्त हो गया तो। इस पन्ने के शीशे का उत्पादन काफी दुर्लभ था। वो इतने ज्यादा महंगे थे कि मुट्ठी के आकार जितने पन्ने के शीशे बनाने में अरबों रुपये खर्च हो जाते थे, और वो भी ऐसे बड़े बड़े 9 स्तंभ बनवाने में तो किसी के भी पसीने छूट जाए। केवल खासी कबीला ही इस जितनी महंगी वस्तु को खरीद सकता था। शिरीन ने तुरंत कहा, मैं इसे तहस नहस करना चाहती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास इस वक्त पर्याप्त ताकत नहीं है, क्योंकि ये पन्ने वाला शीशा काफी मजबूत और टिकाऊ होता है। लेकिन ये भी कोई मुद्दा नहीं होना था अगर वो एक परिपक्व महिला होती, लेकिन उसके शरीर का मौजूदा आकार इतना परिपक्व नहीं था। तभी दृढ़ पत्थर कंगन ने शिरीन से कहा, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। शिरीन ने हैरान होकर कहा, क्या तुम सचमुच ये कर पाओगे? हाँ, मैं ये आसानी से कर लूंगा, दृढ़ पत्थर कंगन ने घमंड से कहा। शिरीन खुश थी और वो मुस्कुराते हुए बोली, तो अब क्या आप मुहूर्त सही होने के लिए इंतजार कर रहे हैं? शिरीन ने काफी शैतानी किस्म की मुस्कुराहट दी। दृढ़ पत्थर कंगन ने उसकी भावनाओं को भांप लिया और उत्साहित होकर वो बोला, मुझे सिर्फ ये चिंता है कि अगर मैं इसे नष्ट कर दूंगा तो कहीं ये आपको चोट ना पहुंचा दे। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि आपको कैसे बचाया जाए। मैं सबसे पहले इसे संरक्षित करने के लिए कुछ जोड़ूंगा, ताकि अगर अगली बार जब कोई आपके खिलाफ ऐसा प्रयास करे तो ये शीशे की जेल अपने आप ही टूट जाए। शिरीन ने अपनी उंगली से दृढ़ पत्थर कंगन पर ठक ठक किया और जवाब दिया, तुम कितने बुरे पत्थर हो, और साथ ही साथ महान भी। आगे बढ़ो और अपना कमाल दिखाओ। यह शायद पहली बार था जब दृढ़ पत्थर कंगन ने कुछ भयावह किया था। वो ये करने के लिए काफी उत्साहित था। उसने जो कहा, शिरीन ने वैसा ही किया। शिरीन ने उसकी हर बात मानी। शिरीन जल्दी से जल्दी जेल के चारों ओर घूमी और उसने दृढ़ पत्थर कंगन को सभी स्तंभों के निकट पहुंचाया, ताकि उसका उन स्तंभों के साथ संपर्क बन सके। लो, हो गया काम पूरा। दृढ़ पत्थर कंगन अपने काम से काफी प्रसन्न था। वाह, तुम तो काफी कमाल के बच्चे हो, शिरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ एक दृढ़ पत्थर कंगन हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे परेशान मत किया करें बच्चा बोल के। दृढ़ पत्थर कंगन को घृणा महसूस हो रही थी। ठीक है मेरे प्रिय शिक्षक। शिरीन आज एक अच्छी आभा महसूस कर रही थी और दृढ़ पत्थर कंगन की उसने पीठ थपथपाई। दृढ़ पत्थर कंगन अवाक था। कंगन ने शिरीन की ओर देखा और कह दिया, मालकिन, आज आप इतनी विकृत क्यों हो रखी हैं? शिरीन ने उसकी ओर घूरा और कहा, वाह, आप महान हैं मास्टर जी, इसीलिए मैंने तुम्हें एक शिक्षक के रूप में संबोधित किया। अब ये बताओ, इसमें मैंने गलत क्या किया? इसमें मेरे बिगड़ैल होने की बात कहाँ से आ गई? दृढ़ पत्थर कंगन अवाक था और अपने अंदर काफी गुस्सा महसूस कर रहा था। दृढ़ पत्थर कंगन थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, आप मुझे छोटू कह सकती हैं, लेकिन शिक्षक नहीं। शिरीन की हंसी फूट पड़ी और वो जोर जोर से हंसना शुरू हो गई। फिर उसने सोचा, वास्तव में इस दृढ़ पत्थर कंगन की पहचान और प्रकृति क्या है? ये इस दुनिया की बहुत सी बातें कैसे जानता है? और इसकी कल रात वाली बातों से ऐसा लगता है कि ये उस दुनिया के बारे में भी काफी कुछ जानता है जहां से मैं आई थी। उसके आने से पहले शिरीन इस नई मौजूदा दुनिया में काफी अकेली थी। सौभाग्य से उसके पास दृढ़ पत्थर कंगन था, जो कम से कम उससे बात करना तो जानता था। शिरीन कीमती पत्थरों, कंगन आदि जैसी चीजों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब वो उसके काफी करीब हो चुकी थी और दृढ़ पत्थर कंगन से उसे काफी जुड़ाव महसूस होता था। दृढ़ पत्थर कंगन उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकता था, लेकिन वो उसकी भावना को समझ सकता था। वो अचानक इस वाक्यांश के साथ आगे आया, मेरे द्वारा मोहित होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक दिव्य वस्तु हूँ, समझी? शिरीन ने उसे देखा और वो हंस पड़ी। जब वो हंसी तो उसने कई तेज कदमों की आहट सुनी और कोई चिल्लाया, महामहिम का आगमन हो रहा है। उस कमरे का दरवाजा खोल दिया गया और सम्राट ने लोगों के एक छोटे समूह के साथ उस छोटे कमरे में प्रवेश किया।
सम्राट आश्चर्यचकित रह गया जब उसने शिरीन को पूरी तरह से ठीक देखा। वो तुरंत बोल पड़ा, शिरीन बिटिया, क्या तुम ठीक हो ना? धन्यवाद महामहिम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शिरीन ने उठते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि एक सम्राट के महल में ऐसे हत्यारे छिपे हुए थे। ये मेरी अपेक्षा से बिल्कुल परे है। सम्राट शिरीन की बात सुनकर पूरी तरह से दंग रह गया। हालांकि वो एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन वो बिल्कुल भी कायर या कमजोर नहीं थी। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा चमकीली और दृढ़ थी, जैसे कि उसने अपने चारों ओर की दुनिया में सब कुछ देख लिया हो। बादशाह ने कांपते हुए उसे देखा और वो खुद में ही दोषी सा महसूस करने लगा। वो खांसते हुए बोले, मुझे खुद ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि महल में इतने सारे हत्यारे, वो भी एक साथ। मुझे अपने लोगों की जांच पड़ताल करवानी चाहिए और पूरी सच्चाई का पता लगवाना चाहिए। शिरीन मुस्कुराई और उसकी आंखें चारों ओर घूमकर उन सभी लोगों को देखने लगी जो वहां खड़े थे। वो सभी वहां पर अभी अभी आए थे। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद शिरीन ने कहा, महामहिम, कृपया मेरी बेतरतीब राय को क्षमा करें, लेकिन महल के रखवाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। सौभाग्य से वो हत्यारे मुझ पर हमला कर रहे थे। कल को महामहिम, अगर कोई आप पर हमला कर दे तो? अगर ऐसा हुआ तो परिणाम तो बदतर हो जाएंगे। शाही सेना अपने काम को अच्छी तरह से संचालित करने में विफल हो रही है। क्या उन्हें कुछ सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या आप सोचते हैं इस बारे में महामहिम जी? शिरीन के पास पर्याप्त कारण थे सब कुछ कहने के। अब और कोई रास्ता नहीं था जिसे इस्तेमाल करके सम्राट उससे इनकार कर सकते। सम्राट ने तुरंत कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो सभी दंड के लायक हैं। आप उन्हें कैसे दंडित करने का सोच रही हैं शिरीन बिटिया? मैंने राष्ट्रीय संविधान का काफी अध्ययन किया है और मुझे पता है कि ये शाही सेना के कदाचार के रूप में माना जाता है। अगर हत्यारे महल में पाए जाते हैं तो उन्हें लकड़ी की पट्टी से दंडित किया जाना चाहिए या कोड़े मारने चाहिए, उनकी गलती की गंभीरता के स्तर को नजर में रखते हुए। यदि वो गलती करे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने चाहिए। ये चीज अन्य संरक्षकों के लिए चेतावनी के रूप में मानी जानी चाहिए। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना महाराज? शिरीन बात करने में बहुत अच्छी थी और उसके शब्द तुलसी के पत्तों की तरह ही कड़वे थे। सम्राट ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, ये आपकी बात। शाही सेना के सेना प्रमुख सम्राट के पास में ही खड़े थे। वो अब वहां बिना कुछ कहे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो आगे बढ़े और फर्श पर गिर गए और कहना शुरू कर दिया, वास्तव में महामहिम, हमने बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और हम दंड लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी गलती है। हालांकि उस हमले को अंजाम देने के लिए अपने सम्राट के आदेश मिले हुए थे, लेकिन वो सम्राट को मुसीबत में नहीं डाल सकता था। वो केवल अपनी वफादारी को दिखाने के लिए परिणामों का दर्द सह सकता था। सम्राट के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और उसने लकड़ी के 100 प्रहारों के साथ उसे दंडित करने का फरमान जारी किया और उसे वार्षिक वेतन भी ना देने का ऐलान किया। सम्राट के लिए मुआवजे के रूप में उसे धन आवंटित करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन 100 लकड़ी के कोड़ों को उसके नितंबों पर उकेरा जाएगा, ये काफी दर्दनाक होने वाला था। प्रहार झेलने के बाद सेना प्रमुख ने महामहिम से इनाम को स्वीकार करने के लिए खुद को वापस उस कमरे तक खींचा। वो जैसे तैसे करके उस कमरे तक पहुंचा। जैसे ही शिरीन ने उसकी चोटों को देखा, उसने उदारता से उसे बाम की बोतल दी और कहा, सेनाध्यक्ष जी, आपको अगली बार अधिक सावधान रहना होगा, अन्यथा महामहिम आपके मस्तिष्क को दूर ले जाएंगे यदि महल में दोबारा से हत्यारे दिखाई दिए तो। सेना प्रमुख उदास था और लगभग खून की उल्टी करने वाला था। हालांकि उसने फिर भी सभी को ईमानदारी से धन्यवाद देने की जरूरत समझी और कहा, याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिरीन बिटिया। वास्तव में वो अपने दिल में उसे कोस रहा था। किस गधे ने कहा था कि ये लड़की खरगोश की तरह कोमल है, ये तो भेड़िए की तरह बुद्धिमान और चालाक है। सेना प्रमुख ने फिर अपना इलाज करवाने के लिए वो कमरा छोड़ दिया। सम्राट के अलावा कुछ और मंत्री भी वहां खड़े थे। शिरीन ने उन्हें भी घूरना शुरू किया, जिस वजह से ये सारे मंत्री काफी असहज हो गए। वो चिंतित थे कि ये लड़की उन्हें भी मुश्किल में डाल सकती है। वो सभी वहां से जाने का बहाना खोजना चाहते थे। सौभाग्य से शिरीन ने ना केवल उन पर एक नजर रखी थी, और इससे पहले कि वो वहां से कहीं भी जा पाते, उसने अपना ध्यान अन्य चीजों पर स्थानांतरित कर लिया था। महामहिम, सभी कमरे इतने अजीब क्यों दिखते हैं? ये कमरा किस लिए है? अब तक वो अंत में एक 13 वर्षीय बच्चे की तरह दिख रही थी, क्योंकि वो भोली और उत्सुक होकर सवाल कर रही थी।